अक्सर होता क्या है, जब भी हम कोई अपनी बात कहते हैं और उस बात में वजन डालने के लिए या हमें लगता है उस बात को लोग सच माने, तो हम उसके अंदर कोई ना कोई रिसर्च या कोई ना कोई डेटा पेश करने की कोशिश करते हैं। और इससे कोई मतलब नहीं है वो डेटा अफ्रीका का है या अमेरिका का है। स्पेशली अमेरिका का डेटा तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कि भाई अगर अमेरिका की कोई रिसर्च है तो वो तो मानी जाएगी। ऐसे ही हम आचार्य प्रशांत, आप सब लोग जानते ही होंगे, उनका एक वीडियो देख रहे थे। तो आचार्य जी का इसमें कहना है कि हम नॉन वेज अगर खाते हैं तो नॉन वेज खाने से एक नुकसान तो ये है कि हम डायरेक्टली किसी की जान ले रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वो दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि हम जान ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि जिस नॉनवेज को, चाहे वो मुर्गी हो या बकरा हो, उसको पालने के लिए हमने कितने ज्यादा अनाज उसे खिलाया है और उसके बाद फिर हम उसको खा रहे हैं, तो हम डबल इन्वायरमेंट का नुकसान कर रहे हैं और एक जान तो अलग से ले ही रहे हैं। और ये बात सही भी है, कहीं कहीं ना कहीं तक इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब होता ही है, सबको पता ही है। एक डेटा मैं भी आपको दे देता हूँ। दूसरा डेटा ये है कि जब हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हम वेजिटेरियन की तरफ जाते हैं, और हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी डाइट है, जब सबसे ज्यादा लोग हम खाते हैं, वो चावल है या गेहूं है। और इंडिया के अंदर 65% लोग चावल ही खाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप वो उठा लेना डेटा, जैसे कि डेटा उन्होंने दिया था वो डेटा हम भी दे रहे हैं, और मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। बस ये बात है कि जब हम किसी भी इंसान को सुनते हैं तो हम आंख बंद करके ना सुने, बल्कि दोनों ही जो साइड की चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करें। तो 1 किलो चावल उगाने के लिए हमें 5,000 लीटर पानी लगाना पड़ता है। तो पानी की क्या वैल्यू है आप खुद समझ लो जिंदगी में, कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं। इवन तो महाराष्ट्र के अंदर तो एक नाम दे दिया गया अलग से कि वाटर वाइफ। 2 बीबीए करते हैं, एक बीबी का काम ही यह है कि पानी ढो करके लाना। वो आधा हिंदू ने और अलग अलग न्यूज़पेपर ने कवर करी है वो रिपोर्ट। तो पानी हम 5,000 लीटर 1 किलो चावल में लगाते हैं। उसके बाद हमारी सरकार हमारा चावल बेच रही है विदेशों में, और हमें लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया भर को अपना राशन बेच रहे हैं, और वो लोग हमारा राशन खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उन लोगों को ये मालूम है कि हम 5,000 लीटर पानी क्यों लगाएं। हम चावल के साथ साथ पानी भी खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है, पैसा तो है ही अपने पास। तो हमें इसको भी समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं कि आचार्य जी कह रहे हैं कि हम अगर जानवरों को नहीं मारते हैं तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च दे दी, तो हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेरियन खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन में आप खुद देख लो कि आप, हमारी जो मेन डाइट है वो 65% चावल है, और चावल की वजह से फिर हम एक नया जो है वो इशू खड़ा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि एक रिसर्च में और देता हूँ। उस रिसर्च में क्या हुआ, ये शायद यूरोपियन कंट्रीज की रिसर्च है, मैं आपको उसमें डिटेल दे दूंगा। उनका मानना है कि उन्होंने एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जानवरों को मारना बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप कोई भी जानवर नहीं मारेंगे, हम सिर्फ वेजिटेरियन चीजें खाएंगे। तो अब हुआ क्या कि जानवरों की मेन डाइट तो घास है, तो उस एरिया में जानवर बढ़ते गए, और जिसकी वजह से घास, जिसे ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं, चरने के लिए, तो ज्यादातर घास या तो चरी गई या फिर काटी गई जानवरों के लिए। उससे एक नया इशू ये खड़ा हुआ कि उस एरिया में, क्योंकि घास की एक खासियत होती है, घास जब जमती है तो उस एरिया की मिट्टी को जकड़ के रखती है। अब क्योंकि घास काट ली गई या जानवरों के द्वारा खा ली गई, तो उससे हुआ क्या, उस एरिया की मिट्टी अपने आप में फैलने लगी, बिखरने लगी। और यही इशू हुआ है सुंदरी बन डेल्टा वाले मामले में, जो हमारा वेस्ट बंगाल के नीचे एक इलाका है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। वहां पर भी सुंदरी बन को बहुत ज्यादा तादाद में काटा गया, जिसकी वजह से उसकी जड़ें जो मिट्टी को जकड़ के रखी हुई थी, उन जड़ों ने मिट्टी को छोड़ दिया, क्योंकि अब पेड़ वहां पे बचे नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी तबाही आनी शुरू हुई। यही मसला वहां पर भी होना शुरू हुआ, जहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ज्यादा घास को काटने या चरने की वजह से जो ग्रिप थी घास की मिट्टी के ऊपर, वो कमजोर हुई, और बहुत बड़े बड़े टुकड़े, बहुत बड़े बड़े पोर्शन समंदर में या नदियों में बहना शुरू हो गए। तो एक तो ये आर्गुमेंट हो गया कि हम चावल में कहीं ज्यादा पानी लगाते हैं कंपेरेटिवली, अगर कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो, जो आचार्य जी कहते हैं कि अगर आप उसका अनुमान लगाएं, तो हम कहीं ज्यादा चीजें बर्बाद करके कुछ थोड़ी सी चीजें उगा पा रहे हैं। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप वेज हो या नॉन वेज रहो, इट्स अप टू यू। लेकिन आप किसी दूसरी चीज को बिल्कुल ही सिरे से इग्नोर कर दो कि नहीं, ये वाली चीज अगर करी तब तो दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही आने वाली है। और ये बात हमारे आचार्य जी उसी, जिस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट का कितना चीजें खर्च कर रहे हो, उसी इन्वायरमेंट को बर्बाद करने वाली एक एयर कंडीशनर एसी के रूम में बैठ के बोल रहे होते हैं। कि सबको पता है, दिस इज द वेल नोन फैक्ट, कि एसी से कितनी ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं। इवन दो अगर हम इंडिया के अंदर बैठ के एसी चला रहे हैं, और तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे नॉर्थ पोल पे, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, उन तक जाता है। सो आई थिंक वी हैव टू बी क्लियर कि हम जिन चीज को बोल रहे हैं उसका माइक्रो या माक्रो लेवल पर क्या इम्पैक्ट होता है, हमें वो असेसमेंट करना चाहिए। केवल एक रिसर्च के बेस पे पूरी चीजों को आपको साइड कर देना कि नहीं, अगर ये हो रहा है बस यही एक वजह है, इसके अलावा अगर इसको नहीं रोका गया तो ये दुनिया को बर्बाद कर देगा, जबकि दूसरा साइड हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं।